आज हम वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था, राज व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इसमें हम लेंगे कि आर्यों की साम्राज्य सीमा कहाँ तक फैली हुई थी, उनका राजनीतिक संगठन किस तरह का था, शासन पद्धति कैसी थी, राजा के अधिकार और कर्तव्य क्या थे, उनके कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे, सभा और समिति क्या थी और उनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आर्यों की साम्राज्य सीमा। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य जो हैं वो पश्चिम में पूर्वी अफ़गानिस्तान से पूर्व में यमुना नदी तक और उत्तर में कश्मीर एवं हिमालय की तलहटी से दक्षिण में आधुनिक सिंध एवं राजस्थान के उत्तरी भाग तक, दक्षिण पूर्व में पूर्वी राजस्थान और यमुना और विंध्य पर्वतमाला के बीच के कुछ क्षेत्र में आबाद हो चुके थे। तो ये उनका ऋग्वैदिक काल की बात कर रही हूँ, ये उनका क्षेत्र था जिसमें ये लोग रहते थे। हालांकि संपूर्ण भूखंड आर्यों के अधिकार में था, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक इकाई नहीं थी। समस्त आर्य जो थे वो अनेक जनों में विभक्त थे, हर जन का अलग राजा था और इसीलिए आपस में भूखंड को लेकर, भूखंड की सीमाओं को बढ़ाने के लिए इन जनों में आपस में निरंतर युद्ध रहता था। और ऋग्वेद में 20-21 जनों का उल्लेख मिलता है, जिनमें मुख्य थे भरत, अनुस, मत्स्य, द्रहु, यदु, पुरु, तुर्वश, ये मेन थे। इसके अलावा 20-21 जन जो हैं वो मिलते हैं। ब्रह्मवर्त एक जन था जिसमें भरत शासन करते थे। आधुनिक जयपुर, भरतपुर, अलवर का क्षेत्र जो है वो मत्स्य के नाम से जाना जाता था। पंजाब जो है वो अनुस के नाम से जाना जाता था और द्रहु भी पंजाब का एरिया था। सरस्वती नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो पुरु के उससे जाना जाता था। ऋग्वेद में हमें इन सभी जनों में एक दशराज युद्ध, दश राज्य की जानकारी मिलती है और ये युद्ध लड़ा गया था भारतवंश के राजा सुदाश और विश्वामित्र। कहा जाता है कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया था और ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित पद पर नियुक्त कर दिया था और इसी बात को लेकर, इसी कारण की वजह से इनके बीच में युद्ध लड़ा गया। विश्वामित्र के नेतृत्व में पुरु वंश के आर्यजनों ने और राजा सुदास के विरुद्ध एक संघ बनाया। इसमें अनुष, द्रहु, यदु, तुर्वस जो है वो पुरु वंश के साथ थे और आलिन, पक्के, मलान और शिव जो है वो राजा सुदास के साथ थे। युद्ध लड़ा गया और इसमें राजा सुदास जो है वो विजयी हुए, ऐसा हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। फिर जब हम उत्तर वैदिक काल में बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में आर्य जो हैं उन्होंने सप्त सैंधव क्षेत्र जो था वहाँ से भारत के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में बढ़ना शुरू कर दिया था और जहाँ जहाँ वे आगे बढ़े, आप देखिए दक्षिण में अनार्य जो हैं वो निवासी माने गए हैं। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों के अकॉर्डिंग इन्होंने अनार्यों को खदेड़ना शुरू कर दिया वहाँ से और अपनी बस्तियाँ जो थी वो बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे गंगा यमुना का दोआब आर्य सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बन गया। और ऋग्वैदिक क्षेत्र में पंजाब, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का महत्व जो था वो घट गया, जो कि ऋग्वैदिक काल में आप देखिए मेन जो क्षेत्र था वो पंजाब और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का था। तो यहाँ गंगा यमुना का दोआब जो आर्य क्षेत्र जो था वो आर्यों का केंद्र बन गया और पंजाब का महत्व जो है वो घट गया। शतपथ और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो भी इस कथन की पुष्टि करते हैं। आर्यों ने विंध्याचल
का जो दुर्गम वन वाला क्षेत्र था, वहाँ से लेकर और दक्षिण में गोदावरी के उत्तर तक एक शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी थी। और डॉक्टर विमल चंद्र पांडेय ने इस संबंध में कहा है कि दक्षिण में विदर्भ तक आर्यों का विस्तार हो चुका था, क्योंकि उपनिषदों में यहाँ के राजा भीम का उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत में वैदिक सभ्यता के प्रसार में ऋषि अगस्त्य, परशुराम की भूमिकाएं महत्वपूर्ण रही। यद्यपि ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो भी दक्षिण भारत में आर्यों का उल्लेख जो है उसकी चर्चा करता है, लेकिन ये कहना अभी कठिन है या संभव नहीं है कि आंध्र प्रदेश तक आर्य जो हैं वो अपनी संस्कृति का प्रसार कर पाए थे अथवा नहीं। शतपथ ब्राह्मण जो है उनका यह भी मानना है कि आर्य जो हैं वो सीमावर्ती सागरों से परिचित थे। ऐत्रेय आरण्यक जो हैं वो आर्य जो है उनका क्षेत्र उत्तर से बंग तक के प्रदेशों तक बताते हैं। उपनिषद में पूर्वी भारत के मिथिल राज्य का बार बार उल्लेख मिलता है, जहाँ राजा जनक जो है वो अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। तो कुल मिलाकर अगर हम इनके साम्राज्य की या इनके क्षेत्र की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के जो प्रसिद्ध जन थे पुरु, अनु, यदु, द्रहु, तुर्वस, वो अपना गौरव खो चुके थे और पुरु और भरत का जन संयुक्त हो गए थे। पुरु और भरत जन जो है वो संयुक्त हो गए थे और कालांतर में कुरु और पांचाल जो हैं वो मुख्य रूप से राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे। इन्होंने वत्स, उशीनर जन जो हैं उनको भी अपने शासन में मिला लिया था और कुरु राज्य में आधुनिक थानेश्वर, दिल्ली, गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भूभाग जो है वो सम्मिलित था। और यहाँ पर शासन जो है वो आपने नाम भी सुना होगा, परीक्षित, जन्मेजय आदि शासक हुए थे ऋग्वैदिक काल में, जिनका आगे आप महाभारत के काल में भी उल्लेख पाते हैं। तो ये इनका साम्राज्य विस्तार था। अब आता है इनका राजनीतिक संगठन। तो ये तो स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में अलग अलग जन थे और इनका जो संगठन था उसके मूल इकाई जो था वो कुटुंब था। कुटुंब का जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता था उसे गृहपति कहा जाता था। कुटुंब से बड़ी इकाई जो है वो ग्राम होती थी, जिसमें बहुत सारे कुटुंब जो हैं वो सम्मिलित होते थे। और ग्राम का जो मुख्य अधिकारी होता था वो ग्रामणी होता था। अब ये अभी तक कहना मुश्किल है कि ग्रामणी का पद जो है वो वंशानुगत होता था या राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था, ये स्पष्ट नहीं है। कई ग्रामों को मिलकर विश्व नामक एक इकाई बनती थी और विश्व को आप आज की तहसील के समान भी समझ सकते हैं। विश्व का जो मुख्य अधिकारी था वो विश्वपति था और कई विश्व मिलकर जन बनाते थे। आप ऐसे समझ लीजिए, कुटुंब, ग्राम, विश्व, जन। कुटुंब का जो मेन जो है वो वृद्ध, कुटुंब का सबसे परिवार का वृद्ध व्यक्ति गृहपति, ग्राम का ग्रामणी, विश्व का विश्वपति और जन जो है उसका अधिकारी गोप या रक्षक कहा जाता था। और जन से बड़ी इकाई जो थी वो थी राष्ट्र थी। और कुछ विद्वानों का मानना है कि जब आसपास के जनों पर कोई राजा अपना अधिकार स्थापित कर लेता था
तो वो अपनी सीमा को राष्ट्र जो है वो घोषित कर देता था और वो राष्ट्र का प्रधान बन जाता था और उसके अधीन कई जन के राजा जो हैं वो शासन करते थे। ये जो है इनकी राजनीतिक व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक काल में जन जो हैं वो छोटे होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत तक आर्य के जो जन थे उनमें स्थिरता आ गई थी, उनका स्थायी क्षेत्र हो गया था। विशेष क्षेत्र से संबंधित जनपद कहे जाने लगे थे और जनपद का जो स्वामी जो था वो पहले की तरह राजा ही कहलाता था। ये राजनीतिक संगठन हुआ। अब आता है शासन पद्धति। ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था की बात करें तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि ऋग्वेद में राजन या राजन्य शब्द जो है उसका बार बार उल्लेख मिला है और आर्यों की राजनीतिक शासन प्रणाली जो है वो राजा के नेतृत्व में होती थी, जो कि राजन कहलाता था। सामान्यतः राजन या राजन्य का जो पद था वो वंशानुगत होता था, अर्थात राजा की मृत्यु के पश्चात उसी का आमतौर पर ज्येष्ठ पुत्र जो है वो राजा बनता था। लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था थी कि राज्याभिषेक से पूर्व राजा को अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के समय जनता की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जनता ही नए राजा का निर्वाचन करती थी। तो ये जो होता था राजा के चुनाव ऋग्वैदिक काल में इस तरह